दृष्टि आईएएस की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज के एक अगले एपिसोड के साथ यहां उपस्थित हुए हैं। यानी आज हम चर्चा करेंगे राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, कुछ खास प्रश्नों के संदर्भ में कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो राज्य व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में हमें जानना जरूरी है ताकि हमारी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं देखिए। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उपर्युक्त में से कौन सा से दल या दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? हमारे ऑप्शन है केवल दो और चार, केवल एक, तीन, चार, एक, दो, तीन और चार। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, देखिए एक बार फिर से राजनीतिक दल इसलिए भी चर्चा में आ गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में कुछ पार्टियों को जो भारत में राजनीतिक दल हैं उनकी कुछ पार्टियों को यहाँ पर राष्ट्रीय दल की सूची से हटा दिया गया है और कुछ पार्टियों को इसमें ऐड भी कर दिया गया है। इसलिए ये जो हमारी करंट अफेयर है उसके लिहाज से भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी 1, 2, 3 और 4 ये चारों पार्टियां जो दिखाई दे रही हैं आपके सामने वे सभी राजनीतिक दल क्या है, वे सभी राजनीतिक दल क्या हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में यहाँ पर मान्यता प्राप्त हैं। यदि बात करें अभी वर्तमान में भारत में कितने ऐसे दल हैं, तो दरअसल एक तो ये सभी दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है और वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय दल के लेवल पर यहाँ पर पार्टियां काम कर रही हैं। कौन कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे मार्क्सवादी के रूप में जाना जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये 6 दल हैं जो अभी भी क्या है, राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। अब कथन क्या है? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन डी, ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य नहीं करते। ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम बात करें अब राजनीतिक दलों के संदर्भ में, देखो क्योंकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य सामान्य हित में कार्य करना है, सामान्य हित में यानी सभी के लिए यहाँ पर लोग इंक्लूड किए जा सकते हैं और किए जाते हैं दरअसल, जबकि दबाव समूह के केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, है ना। राजनीतिक दलों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो उनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कौन कौन से कार्य हैं? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना या विपक्ष में बैठना, राजनीति या हम कहें नीति एवं कानून निर्माण में भाग लेना, जनता को प्रशिक्षित करना, सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता तक या जनता के समक्ष रखना, सरकार एवं जनता के बीच एक सेतु या पुल का कार्य करना। ये सभी विशेषताएं किसके संदर्भ में हैं? राजनीतिक दलों के संदर्भ, ठीक है। यहाँ पर बाकी तीनों कथन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, चौथा कथन गलत हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमारे सामने कथन क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग केवल आम चुनाव के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, उपचुनावों का नहीं। भारत में सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, केवल राष्ट्रीय दल ही पंजीकरण कराते हैं। और चौथा है, संसद व विधानसभा सदस्यों की निर्भरताओं के प्रश्नों के संबंध में निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है कि संसद व विधानसभा सदस्यों की निर्भरताओं के प्रश्नों के संबंध में या संबंध की बात करें तो निर्वाचन आयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होता है। देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ना कि 30 जनवरी, ठीक। अब अन्य कथनों की बात करें तो चुनाव आयोग आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है, ठीक। अब यदि बात करें तीसरे कथन के संदर्भ में तो सभी राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं होती, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने कथन दिए हुए हैं, एक कथन ए है और एक कथन आर है। देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन पर होने वाले उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा बटन भारतीय लोकतंत्र के विकास में एक मील का पत्थर है। और दूसरा क्या है? कारण आर क्या है? यह मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार देता है। छूट है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है।
ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए नोटा बटन के संदर्भ में यदि बात करें हम, ठीक, नोटा बटन मतदाताओं को सभी प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि अत्यधिक नकारात्मक वोटिंग होने पर भी एक प्रत्याशी तो चुना ही जाएगा। ऐसे में यह तो बात नहीं निकलकर सामने आती कि अस्वीकार करने का अधिकार दिया है ना। अधिक सही रूप से कहा जाए तो यह गोपनीय तरीके से अपना नकारात्मक मत देने का अधिकार प्रदान करता है। यानी यहाँ पर तीसरा कथन या तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। ये स्पष्ट रूप से इसका क्या है, कारण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की? देखिए यहाँ पर कमेटी का अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे निर्वाचन सुधारों के संदर्भ में कौन कौन सी कमेटी या समिति रही। हमारे ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, बलवंत राय मेहता समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3, 4, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3, केवल 3 और 4। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। जबकि जो चौथी है कमेटी इससे संबंधित या निर्वाचन सुधार आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन सी यहाँ पर समिति है तो उसके बारे में यदि हम चर्चा करें, निर्वाचन सुधारों में संबंधित प्रमुख समिति कौन कौन सी हैं? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति। इसके अलावा एक और समिति महत्वपूर्ण क्या है? जयप्रकाश नारायण समिति। इसके अलावा और समिति है जीवन रेड्डी समिति। ठीक है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण समिति है जो किससे संबंधित थी? निर्वाचन सुधारों से संबंधित। इसके अलावा यदि बात करें बलवंत राय मेहता समिति के बारे में तो यह पंचायतों की त्रिस्तरीय यानी पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाए जाने से संबंधित थी। ठीक, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा तथा विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया। और दूसरा कथन क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अन्य प्रत्याशियों की तुलना में जिसे अधिक वोट प्राप्त होते हैं यानी मतों का बहुमत जिसे प्राप्त होता है उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है और है? अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? असत्य नहीं है। दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। क्योंकि भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं की चुनाव प्रक्रिया हेतु फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को स्वीकार किया गया है और इस सिस्टम में जिस प्रत्याशी को अन्य प्रत्याशी की तुलना में अधिक वोट प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य है, असत्य पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कथन पढ़ते हैं। कथन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसे बी है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होता है। तीसरा है, राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से भारतीय चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। और चौथा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। क्यों? क्योंकि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है, यह कथन ही गलत है। शेष तीनों कथन यहाँ पर सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, चुनाव कानून और चुनाव सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव कानून और चुनाव सुधार। देखिए कथन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल प्रयोगात्मक आधार पर 1989 में शुरू किया गया था। और दूसरा कथन है, 2004 के लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर के सभी मतदान केंद्रों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। तीसरा कथन है, निर्वाचन आयोग द्वारा 2003 में देश भर में मतदाता फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल शुरू किया गया। कूट उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, 2, केवल 2,
केवल 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी यहाँ पर केवल 2 कथन क्या है, सही है। अब बात करते हैं कैसे। देखिए 1989 और 90 में विनिर्मित की गई ईवीएम मशीन का प्रयोगात्मक आधार पर इस्तेमाल पहली बार नवंबर 1998 में आयोजित 16वें विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों में किया गया था, यानी यहां पर पहला कथन गलत हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सार्वभौमिक इस्तेमाल 2004 में लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर के सभी मतदान केंद्रों में किया गया था, यानी यहां पर दूसरा कथन सही है। तीसरे कथन की बात करें तो निर्वाचन आयोग ने 1993 में देश भर में जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है ना, फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनावों में जाली मतदान को रोका जा सके। अतः यहाँ पर तीसरा कथन भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1993। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में, संसद में उसका अपना व्हिप होता है। दूसरा कथन है, दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद संसद में अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो संभवतः वह अपनी सीट गंवा सकता है। कूट उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। देखिए व्हिप पद का उल्लेख ना तो भारत के संविधान में है और ना ही सदन के नियमों में तथा ना ही संसदीय कानून में। ठीक है, तो ना संविधान, ना सदन के नियमों में, ना संसदीय कानूनों में। यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है, यानी हर राजनीतिक दल चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में, संसद में उसका अपना व्हिप होता है, यानी यहाँ का पहला कथन बिल्कुल सही है। व्हिप को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त किया जाता है जो सदन के सहायक नेताओं के रूप में सेवा देता है। किसी विशेष मुद्दे पर बड़ी संख्या में अपने पार्टी के सदस्यों को उपस्थिति करना है, यानी कोई पार्टी है और चाहता है कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर उसके सदस्य उपस्थित हों, इसलिए वह व्हिप जारी कर देता है ना। तो उपस्थिति को यदि सुनिश्चित करना चाहता है और मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में पार्टी सदस्यों का समर्थन हासिल करना चाहता है तो इसके लिए फिर वो व्हिप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वही व्यक्ति जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? व्हिप कहा जाता है, क्योंकि फिर व्हिप की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें ऑप्शन सी जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन में आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन हमारे क्या है? कथन हमारे कथन क्या है? समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा कथन है, संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। तीसरा है, प्रारंभ में संविधान में इस तरह के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए लागू किया गया था, जिसे संविधान संशोधन समय समय पर बढ़ाया गया। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है और है? ध्यान रखिएगा, केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है ना। याद रखिएगा 330 किसके लिए है? यहाँ पर लोकसभा के संदर्भ में बात की गई है और 332 किसके लिए है? राज्य की विधानसभाओं के संदर्भ में बात की गई। प्रारंभ में संविधान में आरक्षण का प्रावधान 10 वर्षों के लिए किया गया था, किंतु 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 2009 में हुआ, इसके द्वारा इसकी अवधि को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दिया गया था। यहाँ पर तीनों क्या है? सही हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कथन की बात कर जाते हैं ऑप्शन डी। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आपकी तैयारी को लेकर जो रिवीजन है उसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।